सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नोवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेस्ट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, फिर यहाँ पे वापस आना। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले ये रहे इस हफ्ते के कुछ टॉप कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, तुम सभी के इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट के लिए, तुम सभी के इतने ज्यादा प्यारे कमेंट्स और अप्रिशिएशन को देखकर दिल ना ऐसे गार्डन गार्डन हो जाता है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, तुम सभी के इतने ज्यादा प्यारे कमेंट्स के लिए। और जो प्यार और सपोर्ट तुम लोग मुझे अब तक देते आए हो ना, तो इसे आगे ही देते रहना। और तुम में से कुछ लोगों ने मेरा नाम पूछा था, सो द नेम इज आनिया। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो और मेरी ही तरह अगर रेनेगेड इमॉर्टल के बहुत ही बड़े वाले फैन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, आगे काम आएगा। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वांगलिन प्लेनेट सुजाकू की तरफ निकल जाता है, लेकिन उससे पहले उसे पास ही एक प्लेनेट नजर आता है जहाँ पर वो पहले भी आ चुका था। इसी दौरान वो वापस उस प्लेनेट पर जाता है और डिसाइड करता है कि मुझे फिलहाल के लिए कुछ टाइम यहाँ पर गुजारना चाहिए, क्योंकि जो कांड अभी अभी मैं मचा के आया हूँ ना प्लेनेट सुजाकू पर, तो चारों तरफ बस मेरे ही चर्चे हो रहे होंगे और फिलहाल के लिए मुझे उन सभी को अवॉइड करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने उसी पगोड़ा को भी वहाँ पर बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो जोरू से मिलता है, जहाँ पर पहली बार जोरू हमें इतना ज्यादा इमोशनल नजर आती है। और उससे देखकर वांगलिन को भी कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि शायद उसने अनजाने में ही सही जोरू के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। दोबारा याद दिला रही हूँ कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाला है, तो जाके उसे देख लो, वरना इस एपिसोड में तुम्हें जरा भी मजा नहीं आने वाला। तो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जाके देख लो। और फिर एंड में हम देखते हैं कि वांगलिन उसे खुश करने के लिए उसे एक नया टाइगर दिलाना चाहता था, इसी वजह से वो दोनों जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। और अब आगे तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन फाइनली जोरू के लिए जंगल से एक बहुत ही बड़े नॉर्मल से टाइगर को ले आता है, जो कि लिटिल वर्ल्ड से कई गुना ज्यादा बड़ा था। जो देखकर हम देखते हैं कि यहाँ पर जोरू उस टाइगर का नाम लिटिल वायलेट रखती है, क्योंकि उस टाइगर का कलर हल्का सा वायलेट कलर का होता है। इतने टाइम बाद हम जोरू को बहुत ही ज्यादा खुश देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिटिल वर्ल्ड उस टाइगर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो इससे बड़ा था ही। पर लिटिल वर्ल्ड जो कि एक डिमोनिक बीस्ट है, लेकिन फिर भी लिटिल वायलेट उसे अपने पंजों से मारकर दूर फेंक देता था, जो देखकर जोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोरू तो यहाँ पर खुश थी, लेकिन वांगलिन के दिल और दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। और वो जोरू को ऐसे हंसता हुआ देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि जैसे ही ल्यूमुआन की सोल फाइनली पूरी तरीके से अवेकन हो जाएगी, उसी दिन वो जोरू की जो अपनी सोल है उसे पूरी तरीके से डिवोर कर लेगी। और मैं इसमें चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे पहले ही ल्यूमुआन की सोल को जोरू की बॉडी से निकाल लिया, तो इससे भले ही जोरू की सोल बच जाए, लेकिन ल्यूमुआन की सोल ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वीक है। और अगर मैंने उसे बॉडी से अलग कर दिया तो फिर ल्यूमुआन को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वांगलिन ये सारी बातें सोचते हुए खुद से एक बार फिर से पूछता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वांगलिन को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसे कहीं ना कहीं ये गिल्ट भी हो रहा होता है कि शायद उसने जोरू के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि वांगलिन बहुत ही ज्यादा रूथलेस है और अपने इन 500 सालों की लाइफ स्पैन में उसने न जाने कितने ज्यादा लोगों को जान से मार दिया है। पर यहाँ बात जोरू की है, जिसे कि उसने बचपन से देखा है। इसी के साथ हमें आगे बताया जाता है कि ऐसे ही करते करते और इन्हीं सब ख्यालों में हम देखते हैं कि काफी वक्त गुजर जाता है। यहाँ पर जोरू को वो सारे ड्रीम्स आते तो हैं, लेकिन वो अब उनका जिक्र वांगलिन से नहीं करती। और फिर ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं और हमें बताया जाता है कि अब हमारी जोरू 15 साल की हो चुकी है। यहाँ पर जोरू बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो जाती है। इसी दौरान हमें वांगलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी नजर जब जोरू पे जाती है तो वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हूँ, आखिर मैं जोरू के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अब फाइनली जोरू 4 साल बचे हैं ल्यूमुआन की सोल को फुली अवेकन होने में। आई नो तुम सभी लोग सोच रहे होगे कि आखिर जोरू और वांगलिन का बॉन्ड इतना ज्यादा क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आगे आने वाले एपिसोड्स में वांगलिन बचाने वाला है, क्योंकि वो दिन भी गाइस आने वाला है जब वांगलिन वर्सेस हेवेंस की फाइट स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से हमें वांगलिन और जोरू के बीच का ये जो बॉन्ड है इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। और मूवी भी इस चैनल पे जल्दी आने वाली है, तो उससे पहले जो भी एक दो नॉवल आ रही है उनको अच्छे से देख लेना, ताकि तुम मूवी को अच्छे से समझ पाओ। सो बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर हमें जोरू अपने मन में बताती है कि पिछले बीते 3 साल
में उसे बिग सिस्टर से रिलेटेड वो ड्रीम्स अब पहले से कई गुना ज्यादा रैपिडली आने लगे हैं। इसी दौरान हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कड़ी कल्टीवेशन कर रहा होता है, क्योंकि अब बस 4 साल बचे हैं जब उसे हेवेंस के अगेंस्ट फाइट करना होगा और वो इस बार कोई भी एक मौका नहीं देना चाहता कि हेवेंस फिर से उसकी वानियर को उससे दूर कर दे। इसी दौरान हम जोरू को देखते हैं जो कि अब लिटिल वायलेट पर बैठी होती है और जो पहले वाला टाइगर यानी कि लिटिल वर्ल्ड था वो भी उन्हीं के साथ पास में खड़ा होता है। जिसके बाद जोरू आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाते हुए कहती है कि लिटिल वर्ल्ड, तुम्हें पता है मैं अब उस बिग सिस्टर को अपने अंदर पहले से ज्यादा महसूस करती हूँ और मुझे पता है जिस दिन वो जाग जाएंगी ना मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। पर चिंता मत करो, मैं अपने सोने से पहले मैं अंकल से कहूंगी जिस जगह से तुम्हें लेकर आए हैं वो तुम्हें उसी जगह पर छोड़ आए, क्योंकि तुम मेरे इकलौते वो दोस्त हो जिसे मैंने अपने बचपन से देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड भी उसकी इतनी इमोशनल भरी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। भले ही वो जोरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो और वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन वो उसके साथ बहुत सालों से रहा है और उसे अब उससे लगाव होने लगा है। इसी दौरान जोरू अब वांग लिन की तरफ अपनी नजरों को घुमाती है और उसे कल्टीवेट करता हुआ देखकर वो अपने मन में कहती है कि अंकल, मैं जानती हूँ कि आप मुझे जब भी देखते हैं तो मेरे अंदर उस बिग सिस्टर को देखते हो। और फिर वो अपनी धीमी आवाज में कहती है कि मुझे पता है कि आप दोनों को कैसे मिलाना है और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि बिग सिस्टर आपके लिए मुझसे भी ज्यादा मायने रखती है। इसी दौरान हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन की आंखें खुलती है वो ऊपर आसमानों की तरफ देखने लगता है और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं हमेशा से हेवेंस के अगेंस्ट जाने का ट्राई करता रहा हूँ, लेकिन हर बार किसी न किसी पैंतरे को आजमाकर हेवन मुझे किसी न किसी जाल में फंसा देती है, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि जोरू की होती है, जो कि उसे नीचे बुलाने के लिए आई होती है और फिर वांग लिन भी उसे सुनने के बाद नीचे आ जाता है। जिसके बाद जोरू एक प्यारी सी वॉइस में कहती है कि अंकल, मैं आपके बालों को कंघी करना चाहती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन भी उसे इनकार नहीं करता और फिर वो उसके बालों में कंघी करना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो उससे पूछने लगती है कि अंकल, क्या आप मुझे अपनी और बिग सिस्टर की स्टोरी सुना सकते हो? जिस पर वांग लिन थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखता है और फिर वो अपनी और वानियर की स्टोरी उसे बताने लगता है कि कैसे वो दोनों मिले, कैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर कैसे उन दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर कैसे वानियर को सेव करने के लिए वांग लिन ने हेवन और उसके लॉस को भी चैलेंज कर दिया। हम देखते हैं कि ये सारी कहानी बताने के बाद जोरू वांग लिन की तरफ एक टक देखती रहती है और फिर वो उससे पूछने लगती है कि अंकल, क्या मेरे सो जाने के बाद सच में बिग सिस्टर आ जाएंगी और क्या आप मुझे हमेशा से बस बिग सिस्टर के लिए एक बॉडी के तौर पर देखते थे? पर ऐसा क्यों? मैं तो आपको मेरी फैमिली मानती हूँ और क्यों जब भी आप मुझे देखते हैं तो मेरे अंदर बिग सिस्टर को क्यों ढूंढते हैं? आखिर आप मुझे क्यों नहीं देखते? यहाँ पर जोरू के इतने कॉम्प्लिकेटेड से सवालों का वांग लिन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बहुत ही अजीब से रिएक्शन देने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इसका जवाब से क्या दे। यहाँ पर वांग लिन फाइनली टॉपिक को चेंज करने लगता है और कहता है कि शायद तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी होगी, तो मेरे ख्याल से तुम्हें पगोडा के अंदर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि जोरू को ये बात बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है और वो अचानक से रोना शुरू कर देती है, जो देखकर वांग लिन को समझ नहीं आता और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन दिखाने लगता है। लेकिन वो फिर एंड में अपने मन में कहने लगता है कि वानियर, अगर तुम मेरी जगह आज यहाँ पर होती तो तुम क्या करती? इसी दौरान हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अचानक से रातों रात लिटिल वर्ल्ड कहीं पर चला गया है और जिस वजह से जोरू पहले से कई गुना ज्यादा अपसेट हो जाती है और अब वो चुपचाप से रहने लगी थी और उसे इतना ज्यादा उदास देखकर वांग लिन लिटिल वर्ल्ड को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, जो देखकर जोरू उसे रोकते हुए कहती है कि अंकल, अगर वो अपनी खुशी से गया है तो उसे जाने दीजिए, मैं किसी को जबरदस्ती तो अपने साथ नहीं रख सकती ना। जो सुनकर वांग लिन रुक जाता है और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। हम देखते हैं कि जोरू पहले से कई गुना ज्यादा शांत हो चुकी थी, वो पहले से कई गुना ज्यादा अपसेट भी रहती थी। हम देखते हैं कि ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं और तभी अगले सवेरे हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड वापस आ चुका था और उसके साथ उसके मुंह में एक टहनी थी जिसमें कि एक फ्रूट लगा हुआ था। यहाँ पर जोरू इतने टाइम बाद लिटिल वर्ल्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इसी दौरान हमें बताया जाता है कि पिछले 2 महीनों में लिटिल वर्ल्ड के साथ बहुत कुछ हुआ है। उसने जंगल में बहुत ही ज्यादा हंगामा मचाया था और साथ ही उस फ्रूट के लिए एक बड़े से बीस्ट से भी उसने मुकाबला किया था, जिससे उसके पेट पर बहुत बड़ी इंजरी भी हो जाती है और जोरू को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है। इसी दौरान लिटिल वर्ल्ड अपने आसपास दाएं बाएं देखने लगता है और जैसे ही वो पाता है
है कि आसपास वांगलिन नहीं है, वो इमीडिएटली जोरू को इशारा करते हुए कहता है कि इस रेड फ्रूट को खा लो, जो देखकर जोरू से पूछने लगती है कि आखिर ये किस टाइप का फ्रूट है। इसी दौरान हम देखते हैं कि दूर से वांगलिन की आवाज आती है और वो कहता है कि ये नेंस एंड सोल सेपरेटिंग फ्रूट है। अब भाई जैसे ही वांगलिन की आवाज लिटिल वर्ल्ड के कानों में जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन अब जो इसने किया ना, वो सुनकर तुम्हें भी इस पर प्यार आएगा। हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड यहाँ पर डरते हुए भी सीधा जोरू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वांगलिन पर दहाड़ने लगता है, जो देखकर वांगलिन उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा तुम अपने मास्टर की सेफ्टी के लिए इस हद तक चले गए। यहाँ पर इस फ्रूट का नाम सुनकर जोरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसी वजह से वो वांगलिन से हैरानी के साथ पूछती है कि अंकल आखिर ये किस टाइप का फ्रूट है, जिस पर वांगलिन उसे बताता है कि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे कि अगर तुम खा लो तो तुम्हारे अंदर जो बिग सिस्टर की सोल है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, लेकिन पहले से कई गुना ज्यादा वो कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से कमजोर होकर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या ये सुनना ही था। हम देखते हैं कि जोरू उस फ्रूट को फेंक देती है और फिर वो लिटिल वर्ल्ड पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर जोरू की डांट को सुनकर लिटिल वर्ल्ड पूरी तरीके से खामोश हो जाता है और वो उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद जोरू वांगलिन से कहती है कि अंकल प्लीज लिटिल वर्ल्ड को माफ कर दीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसे माफ कर दें और इसे हर्ट ना करें। जिस पर वांगलिन भी उसकी बात को नहीं टाल पाता और वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान जोरू अपने मन में कहती है कि अंकल मैं जानती हूँ कि आप जल्द से जल्द बिग सिस्टर से मिलना चाहते हैं और आप इस दिन का बहुत ही अरसे से इंतजार कर रहे हैं और जोरू ये बात अच्छे से जानती है कि आप दोनों को कैसे मिलाना है। यहाँ पर जोरू ये बात अपने मन में तो कहती है, लेकिन वांगलिन उसकी मन की बात को सुन लेता है, जो सुनने के बाद वो भी एक पल के लिए रुक सा जाता है और उसके दिल में बहुत ही इंटेंस अमाउंट में पेन होने लगता है, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, इसीलिए वो खामोशी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही करते हुए वक्त तेजी से गुजर जाता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये कि जोरू अब 17 साल की हो चुकी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक मिस्टीरियस से पेड़ के बारे में हमें बताया जाता है और इस मिस्टीरियस पेड़ के जो लीव्स थे वो बहुत ही ज्यादा जायंट थे। साथ ही इस पेड़ के जो ब्रांचेस थे उसमें बहुत ही क्रीपी टाइप के टैटूज भी बने हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक तेज पीली कलर की रोशनी भी चमक उठती है और फिर नेक्स्ट सीन में ही वो लाइट जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट में अपने अंदर एनर्जीज को लिए थी, वो अचानक से उस पेड़ पर गिरती है और उस पेड़ को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस सी वॉइस वहाँ पर गूंज उठती है, जो कि उस येलो लाइट से कह रही होती है कि हम अपने इस प्लेनेट को हर हाल में आजादी दिलाकर रहेंगे और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इसी के साथ ही हमें उस मिस्टीरियस वॉइस के पीछे के पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये जो ओल्ड मैन होता है इसकी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं होता, लेकिन उसके फोरहेड पर 11 लीव्स मार्क होते हैं। साथ ही उसके फोरहेड पर एक और लीफ मार्क था जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपनी पावर को अनलीश करते हुए उस गोल्डन लाइट को सप्रेस करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लगातार उस एनर्जी को सप्रेस करते हुए एक ही बात रिपीट कर रहा था कि हम अपने प्लेनेट को वापस लेकर रहेंगे। इसी दौरान वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि जो फर्स्ट सुजाकू का लीडर था उसने इस प्लेनेट को हासिल करने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया, साथ ही 9 एक्सटेंडेड लेवल के कल्टीवेटर्स को भी उसने सैक्रिफाइस किया और उसने उस पावरफुल स्वॉर्ड के जरिए से हमारी फोर्सेट इमॉर्टल क्लैन को जमीन के अंदर 10,000 सालों के लिए पूरी तरीके से उसने सील कर दिया था। अब यहाँ पर अगर तुम्हें सुजाकू और इस प्लेनेट के पास्ट के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ और जाके पहले वो वीडियो देख लो, वरना यहाँ तुम्हें अब आगे कुछ समझ नहीं आने वाला। यहाँ पर वो ओल्ड मैन आगे बताते हुए कहने लगता है कि जो मेरे साथ सुजाकू ने मेरे क्लैन के साथ किया था मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा और आज 10,000 सालों के बाद फाइनली मैं यहाँ से खुद को सैक्रिफाइस करके मेरे इस पूरे क्लैन को इस नर्क से हमेशा के लिए आजादी दिलाऊंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने बॉडी पर वो जो लीव्स मार्क्स थे उनकी पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे स्वॉर्ड की वो एनर्जी जिससे कि इसके पूरे क्लैन को सील किया गया था वो धीरे धीरे उससे भी सप्रेस करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड वहाँ पर मौजूद थी वो अचानक से मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ हमें एक छोटा सा पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जब फर्स्ट सुजाकू का लीडर जब एम्परर बना था और जब इसने इसके पूरे क्लैन मेंबर से फाइट की थी तो ये वहाँ पर मौजूद था और अपने क्लैन मेंबर को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन ये उस वक्त फाइट करने से कतरा रहा था और वो डर की वजह से छुप जाता है और वहाँ पर
सिर्फ सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये जो लीडर था इसे अच्छे से पता था कि भले ही हमारी पावर कितनी भी ज्यादा हो पर अभी सही वक्त नहीं है कि हम इनका सामना करें। और जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब सुजाकू के लोग यहाँ पर इस प्लेनेट पर आए थे तो तब इंक्लूडिंग सोल रिफाइनिंग सेक्ट, तो इन सभी सेक्ट के पास बहुत ही हाई लेवल के कल्टिवेटर्स थे जिन्होंने की अपनी कुर्बानी देकर अब के टाइम के सुजाकू और बाकी के मेजर सेक्ट को विक्ट्री दिलाई थी। और उनकी पावर को ये बंदा बहुत ही अच्छे से समझ गया था। इसी वजह से इसने उस वक्त पर फाइट ना करके खुद को यहाँ पर जिंदा रखा, ताकि जब सुजाकू गद्दी के लालच में अपने ही मेजर सेक्ट्स को कमजोर करना शुरू कर दे तो तब इनके पास बहुत ही अच्छा मौका होगा, ये लोग कम बैक करें और इनसे फाइट बैक करें। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि इस लीडर ने पहले ही सुजाकू के इंटेंशन को भांप लिया था, लेकिन ये भी बताया जाता है कि उस दौरान ये लीडर बहुत ही ज्यादा डरपोक हुआ करता था। इसी दौरान वो ओल्ड मैन खुद से कहने लगता है कि 10,000 साल पहले हुए उस बैटल में मैंने हिस्सा नहीं लिया और इसका गिल्ट मुझे आज भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वक्त सही नहीं था और इन 10,000 सालों में भले ही मैं जिंदा रहा हूँ लेकिन मेरा दिल पूरी तरीके से मर चुका है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उस वॉर के दौरान हमारे क्लैन के जो ओरिजिनल एंसेस्टर थे वो भी अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, और अब क्योंकि हमारे पास तब कोई भी एंसेस्टर नहीं बचा था तो इसीलिए सभी क्लैन मेंबर्स ने मुझे अपना एंसेस्टर चुन लिया और उन्हीं की वजह से मैं आज तक यहाँ पर जिंदा हूँ और मैं ही अब इनकी आखिरी होप हूँ। और इन्हीं सारी बातों को कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लास्ट स्वॉर्ड को भी मेल्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक शार्प स्वॉर्ड आकर सीधा उसके चेस्ट के आर पार हो जाती है। और जैसे ही वो ओल्ड मैन जमीन पर गिरता है वो खुद से कहने लगता है कि मैंने 10,000 सालों में 11 लीफ को क्रिएट कर लिया है और जैसे ही 12वां लीफ भी मेरे फोरहेड पर अपीयर हो जाएगा तो मेरी जो पावर लेवल है वो एसेंडेड लेवल के कल्टीवेटर से भी ज्यादा हाई हो जाएगी। पर अफसोस कि मेरा टैलेंट लिमिटेड है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फाइनल शॉट का जो हिट उसे पड़ता है ना, उससे वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी सोल को सेक्रीफाइस करते हुए कहता है कि आज मैं अपने क्लैन को आजादी दिलाकर रहूंगा और अगर मेरे मरने से मेरे पूरे क्लैन को आजादी मिल जाती है और वो लोग सरफेस पर आ पाते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। ये कहते साथ ही वो अपनी सोल को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जो फाइनल स्वॉर्ड था वो भी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और फिर जो एनर्जी नेट वहाँ पर मौजूद था जो कि 5 स्वॉर्ड से कनेक्टेड था वो भी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। इसी के साथ हमें वो प्लांट दिखाया जाता है जिसे कि वो गोल्डन एनर्जी सप्रेस कर रही थी और उसे चारों तरफ से कवर करके रखी हुई थी। अचानक से वो पेड़ रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देता है और सरफेस पे आकर बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो ओल्ड मैन की बॉडी थी वो भी डिसअपियर होकर उस पेड़ में जा मिलती है। इसी के साथ हमें 4 सेक्ट इमॉर्टल प्लान के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ मौजूद सभी लोग उस प्लान के द्वारा बने हुए उस होल से बाहर आने लगते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और चाहो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।